Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 024886 of our series। हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 86 का विश्लेषण। पेपर 86 आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। हमारा निर्देश है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नीचे एक वाक्य है जिसमें एक अंडरलाइन सेगमेंट है, रेखांकित खंड है। हमारा काम है उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का पता लगाना। पढ़ते हैं माई अंकल इज समवन हु लव्स गुड फूड एंड नोज अ लॉट अबाउट इट। कोई व्यक्ति जो खाने से बहुत प्रेम करता हो, खाना खाने का शौकीन हो और खाने के बारे में बहुत ज्ञान भी रखता हो, उसे कहते हैं गुअमे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। विद्यार्थी शब्द गुअमे के उच्चारण पर ध्यान दें। गुअमे में अंतिम टी को नहीं बोला जाता, ये साइलेंट रहता है। ठीक वैसे ही जैसे बुके में अंतिम टी साइलेंट रहता। गुअमे भोजन का शौकीन और पारखी भी, यानी भोजन का बहुत शौक भी हो जिसे और भोजन के बारे में बहुत ज्ञान भी हो। अन्य ऑप्शंस पर ध्यान देते हैं। विद्यार्थी कभी भी अन्य ऑप्शंस को इग्नोर ना करें। ऑप्शन ए को देखते हैं। शब्द है कॉनस, इसके भी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिया जाए। शब्द का उच्चारण है कॉनस। कॉनस का अर्थ है पारखी या विशेषज्ञ, अक्सर किसी कला का, संगीत का, ड्रिंक्स का या भोजन का। तो कला का, संगीत का, ड्रिंक्स या भोजन के पारखी या विशेषज्ञ को कहते हैं कॉनस। यदि हमारे पास ऑप्शन बी गुअमे नहीं होता तो कॉनस एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता था, किंतु ये सिर्फ भोजन का, कला का आदि का पारखी है। गुअमे भोजन का पारखी भी है और स्वयं भोजन का शौकीन भी है। तीसरा ऑप्शन शब्द है शोफर। शोफर का अर्थ है कोई कार ड्राइवर, प्रोफेशनल कार ड्राइवर को शोफर कहते हैं। और अंतिम ऑप्शन कलिनरी। कलिनरी का अर्थ है पाक कला से संबंधित, यानी भोजन पकाने की कला से संबंधित। कलिनरी स्किल्स हैं तो आप में बहुत अच्छा भोजन पकाने की कला है, तो कलिनरी का अर्थ है भोजन पकाने से संबंधित। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77 रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है। आप इसे हल करने की विधि से वाकिफ हैं। दिए गए सेगमेंट्स को जैसे दिया है वैसे पढ़ें और फिर इन्हें सही क्रम में रीअरेंज करने की कोशिश करें, उन्हें अनस्क्रैम्बल करने की कोशिश करें। तो 4 खंड हैं जिन्हें बेतरतीब या रैंडम क्रम में लिख दिया गया है। हमें इन्हें सही क्रम में लिखना है। पहले पढ़ें और फिर इन्हें सही क्रम में जमाएं। पढ़ते हैं। She participates in several functions and musical shows and receives accolades for her singing. Accolades का अर्थ है इनाम या सम्मान। जो आपको इनाम मिलते हैं, पारितोषिक मिलते हैं, वो आपके accolades हैं। Vinita has a very sweet voice which has inspired her to adopt singing as her profession. विनीता की आवाज़ बहुत मधुर है, मीठी है और इससे वो प्रेरित हुई। इंस्पायर्ड का अर्थ है प्रेरित होना, कि वो सिंगिंग को अपना पेशा बनाए, प्रोफेशन बनाए। She can also play musical instruments such as the sitar and the harmonium. वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती है जैसे कि सितार और हारमोनियम। Now she has opened a music school. अब उसने एक म्यूज़िक स्कूल खोला है to train young singers. यंग सिंगर्स को ट्रेनिंग देने के लिए एक म्यूज़िक स्कूल भी खोला है। इतना पढ़ने पर हम समझ गए हैं कि कोई लड़की है विनीता, वो सिंगिंग में अब बहुत माहिर हो गई है और म्यूज़िक की भी अच्छी जानकार है। उसने सिंगिंग को अपना पेशा बनाया है और सिंगिंग का स्कूल भी खोला है। इतना पढ़ने पर जो सीक्वेंस हमें बहुत क्लियरली नज़र आते हैं वे हैं बी ए और सी डी। सबसे पहले खंड बी इंट्रोडक्टरी खंड है। विनीता इस लड़की का नाम यहीं आता है, अन्यथा हम सिर्फ प्रोनाउन शी पा रहे हैं। सामान्यतः नाउन प्रोनाउन से पहले आता है। तो इंट्रोडक्टरी खंड हुआ बी। विनीता हैज़ अ वेरी स्वीट वॉइस विच हैज़ इंस्पायर्ड हर टू अडॉप्ट सिंगिंग एज हर प्रोफेशन। विनीता की आवाज़ बहुत मधुर है जिससे वो प्रेरित हुई है कि सिंगिंग को ही अपना पेशा बना ले, अपना प्रोफेशन बना ले। इसके उपरांत शी पार्टिसिपेट्स इन सेवरल फंक्शंस एंड म्यूजिकल शोज एंड रिसीव्स एक्कोलेड्स फॉर हर सिंगिंग। वो बहुत सारे म्यूजिकल फंक्शंस, कार्यक्रमों में और म्यूजिकल शोज में हिस्सा लेती है और जीतती है बहुत से एक्कोलेड्स। मीन्स इनाम। आप इनाम और सम्मान जो पाते हैं उन्हें कहते हैं एक्कोलेड्स फॉर हर सिंगिंग। इसके उपरांत आएगा सी। शी कैन ऑल्सो प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। शब्द ऑल्सो पर ध्यान दें, ये और इसके साथ ये भी।
ऑल्सो बहुत अच्छा लिंक है, विद्यार्थी ध्यान दें। शी कैन ऑल्सो प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज द सितार एंड द हारमोनियम, और सितार और हारमोनियम जैसे इंस्ट्रूमेंट्स भी वो बजा सकती है। और अंत में सिर्फ खंड डी ही हो सकता है। नाउ अब शी हैज़ ओपन्ड अ म्यूजिक स्कूल, उसने एक म्यूजिक स्कूल खोला है टू ट्रेन यंग सिंगर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें बी के उपरांत ए हो और उसके उपरांत सी तथा डी खंड हो? ऐसा सीक्वेंस है सिर्फ ऑप्शन बी में, बी ए सी डी, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। हमें एक प्रश्न शब्द मिला है जिसका सिनोनिम हमें बताना है। शब्द है परमिएट। परमिएट का अर्थ है किसी चीज़ का किसी स्थान में पूरी तरह फैल जाना, विसरित हो जाना। जैसे मैं कहूँ द ग्रेट अरोमा परमिएट्स दिस रूम, बहुत अच्छी सुगंध यहाँ हर तरफ फैल गई है, तो परमिएट है किसी चीज़ का किसी स्थान में फैल जाना। हमारा आंसर होगा डिफ्यूज। डिफ्यूज का अर्थ भी है किसी स्थान में किसी चीज़ का फैल जाना, या हिंदी में कहते हैं विसरित हो जाना, तो फैलना या विसरित होना। इन शब्दों के लिए अन्य सिनोनिम्स हो सकते हैं सफ्यूज अथवा परवेड। इफ अ फीलिंग परवेड्स अ प्लेस इट इज एवरीवेयर। अगर कोई फीलिंग, कोई भावना आदि कहीं परवेड करती है तो हर तरफ व्याप्त है। सफ्यूज, डिफ्यूज भी इसके सिनोनिम्स हैं। परमिएट हमारा प्रश्न शब्द है जिसका सिनोनिम या पर्यायवाची है डिफ्यूज, किसी स्थान में किसी चीज़ का फैल जाना, हर तरफ व्याप्त हो जाना, तो फैलना या व्याप्त होना। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। एक्सूड का अर्थ है किसी चीज़ का स्रावित होना या बाहर निकलना या टपकना, तो हमारी त्वचा से स्वेट या पसीना एक्सूड होता है। यदि कोई भावना आपके व्यक्तित्व में लगातार झलकती है तो वो भी एक्सूड होती है। जैसे किसी व्यक्ति में बहुत आत्मविश्वास है, ही एक्सूड्स कॉन्फिडेंस। ऑप्शन 2 कंटिन्यू का अर्थ आप जानते हैं जारी रखना, और रिमेन का अर्थ है बचना या बने रहना। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79 आपकी स्क्रीन पर हमारे निर्देश है, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर्स। नीचे दिए गए वाक्यों में से हमारा आंसर वो वाक्य होगा जिसमें कोई स्पेलिंग एरर्स ना हो। हमारा आंसर निसंदेह होगा ऑप्शन 2 बी। एंजाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंसीडियस कंडीशंस। एंजाइटी का अर्थ है चिंता, इंसीडियस का अर्थ है हानिकारक, और अक्सर गुप्त रूप से कोई चीज़ हानिकारक हो, जो हमें ऊपर से नहीं दिख रही हो पर वह खतरनाक होती जा रही हो, हानिकारक होती जा रही हो, तो ऐसी हानिकारक या गुप्त रूप से हानिकारक चीज़ को कहते हैं इंसीडियस। कंडीशंस का अर्थ स्थिति या फिर शारीरिक स्थिति के रूप में बीमारी से है। अफेक्टिंग है प्रभावित करना, द मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति के। तो किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली स्थितियों या शारीरिक स्थितियों अथवा बीमारियों में सबसे अधिक जो इंसीडियस है, हानिकारक है, उनमें से एक है एंजाइटी या चिंता। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी में और अंतिम ऑप्शन डी में, तीनों ही में इंसीडियस की स्पेलिंग गलत है। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। प्रश्न शब्द है आंसर, इसका पर्यायवाची या सिनोनिम होगा रिप्लाई। आंसर भी जवाब है, रिप्लाई भी जवाब है, उत्तर है। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। रिकॉल का अर्थ है स्मृति में लाना। यदि मैं कोई पुरानी चीज़ आज अपने दिमाग में ला रहा हूँ, स्मृति में ला रहा हूँ, तो मैं उसे रिकॉल कर रहा हूँ। इसके लिए एक अन्य शब्द हो सकता है रिकलेक्ट। विद्यार्थी ध्यान दें, रिमेंबर का अर्थ है याद करना। तो आप किसी को याद कर रहे हैं, किसी चीज़ को, व्यक्ति को, तो रिमेंबर, और अगर स्मृति में ला रहे हैं तो रिकॉल। अंतिम ऑप्शन क्वेरी। क्वेरी का अर्थ है प्रश्न या प्रश्न करना, जो कि हमारे क्वेश्चन शब्द आंसर का एंटोनिम है, विलोम शब्द है, जबकि हमें तो सिनोनिम बताना था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन 2 बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81 फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। शी कुडंट कंटिन्यू विथ अ डैश डाइट टू रिड्यूस हर ब्लड शुगर। शी कुडंट कंटिन्यू विथ अ बैलेंस्ड डाइट। डाइट का अर्थ है खुराक। वो एक संतुलित खुराक
को जारी नहीं रख पाई, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई अपनी ब्लड शुगर को कम करने के लिए। शायद वो ब्लड शुगर को कम करने का प्रयास कर रही थी, बैलेंस डाइट या बैलेंस खुराक ले रही थी, संतुलित खुराक, पर वो इसे लगातार नहीं कर पाई। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। प्रैक्टिस्ड का अर्थ है एक्सपर्ट या अनुभवी। अगर हम कहते हैं अ प्रैक्टिस्ड आई तो एक अनुभवी आँख, किसी व्यक्ति को बहुत तजुर्बा हो तो हम कहेंगे ही हैज़ अ प्रैक्टिस्ड आई। तो एक्सपर्ट या ट्रेंड, अनुभवी या प्रशिक्षित। शॉर्टन्ड है संक्षिप्त किया हुआ, छोटा किया हुआ। मेंटेन का अर्थ आप जानते हैं बनाए रखना, किसी चीज़ को मेंटेन करना कहलाता है। हमारा आंसर ऑप्शन डी, अंतिम ऑप्शन 4 ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। शी हैज़ डैश हर मनी एंड ज्वेलरी टू हेल्प द पुअर। शी हैज़ गिवन अवे। फ्रेजल वर्ब गिव अवे का अर्थ है किसी को दान दे देना या उपहार रूप में दे देना। तो उपहार रूप में या फिर दान के रूप में देने को कहते हैं गिव अवे। विद्यार्थी ध्यान दें, हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, हैज़ गिवन अवे हमारा उत्तर होगा। गिव अप का अलबत्ता अर्थ होता है किसी चीज़ को त्यागना या छोड़ना। यदि किसी व्यक्ति ने स्मोकिंग करना छोड़ दिया है तो हम कहेंगे ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। दूसरी ओर ऑप्शन सी गिव इन का अर्थ है हार मानना या झुकना। और अंतिम ऑप्शन गिव अवे की सेकंड या पास्ट फॉर्म है, हमें हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म चाहिए थी। हमारा उत्तर ऑप्शन बी गिवन अवे ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। नीचे दिए गए वाक्य में एक रेखांकित शब्द है, हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसकी सही स्पेलिंग बताता हो, उसकी निशानदेही करता हो। पढ़ते हैं। ही डिसीव्ड द फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का अर्थ है कोई बिरादरी। जैसे एक वर्ग के लोग आपस में अपने आप को एक बंधुत्व में या बिरादरी में आया हुआ मानते हैं। जैसे अगर आप एक अभिनेता हैं तो आप फिल्म फ्रेटर्निटी का भाग हैं। तो फिल्म की जो बिरादरी है, फिल्म वर्ग जो है, फिल्म बनाने वालों का, फिल्म में काम करने वालों का, वो एक बंधुत्व है, एक बिरादरी है, एक फ्रेटर्निटी है। He deceived the fraternity by the news of his unparalleled accomplishment। विद्यार्थी इन शब्दों पर विशेष ध्यान दें। unparalleled का अर्थ है अद्वितीय, जैसा किसी और ने नहीं किया हो, अद्वितीय या अप्रतिम। अकम्पलिशमेंट का अर्थ है उपलब्धि या अचीवमेंट। टू अकोमोडेट हिमसेल्फ इन दी एकेडमिक फील्ड। अकोमोडेट का अर्थ है स्थान देना या जगह देना। एकेडमिक का अर्थ है शैक्षिक। तो अपने आप को शैक्षिक फील्ड में अपने लिए जगह बनाने के लिए उसने पूरी बिरादरी को, अपने पूरे वर्ग को धोखा दिया अपनी अद्वितीय उपलब्धि की बात बताकर। अर्थात उसने कोई अद्वितीय उपलब्धि नहीं पाई थी, उसने झूठी खबर दी ताकि वो जो शैक्षिक क्षेत्र है, एकेडमिक फील्ड है, उसमें अपने लिए जगह बना सके। अकोमोडेट का अर्थ है जगह देना या स्थान देना, तो अपने लिए जगह बना सके। हमारा आंसर अलबत्ता ऑप्शन डी होगा। डिसीव्ड की सही स्पेलिंग वो है जो ऑप्शन डी में दी है, DECEIVED। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं है, सभी में डिसीव्ड की स्पेलिंग में कुछ ना कुछ कमी है, त्रुटि है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें एक एक्टिव वॉइस का वाक्य मिला है, हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसको सही तरीके से पैसिव वॉइस में बदले। पढ़ते हैं। उमा टोल्ड सूसन टू गिव अप ड्रिंकिंग। विद्यार्थी ऐसे वाक्यों में सबसे पहले प्रश्न वाक्य के टेंस को पहचाने। सब्जेक्ट उमा के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, टेंस हुआ सिंपल पास्ट टेंस। वॉइस एक्टिव है, सिंपल पास्ट टेंस है। विद्यार्थी इस बात को जानते होंगे, सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य को जब पैसिव वॉइस में लिखा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज अथवा वर, जैसी भी आवश्यकता हो, और उसके साथ वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उमा टोल्ड सूसन टू गिव अप ड्रिंकिंग, हमारा नया सब्जेक्ट होगा सूसन, सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज ना कि वर, और साथ में वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हमारे लिए वही आंसर महत्वपूर्ण है, वही ऑप्शन महत्वपूर्ण है जिसमें सूसन वॉज टोल्ड हो।
सुसन वॉज टोल्ड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, अन्य कोई ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। सुसन वॉज टोल्ड टू गिव अप स्मोकिंग बाई उमा। सुसन को कहा गया उमा द्वारा कि वो स्मोकिंग छोड़ दे। ऑप्शन ए, सुसन वॉज टोल्ड टू गिव अप स्मोकिंग बाई उमा। अन्य ऑप्शंस पे एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी गलत है, सुसन इज टोल्ड दिया गया है, जबकि वाक्य पास्ट टेंस का था, होना चाहिए था सुसन वॉज टोल्ड। ऑप्शन सी भी गलत है, सुसन हैज बीन नहीं हो सकता, और यही स्थिति ऑप्शन डी की है, हैड बीन भी नहीं हो सकता। हमारा आंसर पहला ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य और हमारा निर्देश है कि हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें। पढ़ते हैं। रेनू सेड टू हर ब्रदर कोट, यू वर वॉचिंग द शो विदाउट मी अनकोट। रेनू ने अपने भाई से कहा तुम मेरे बिना ही शो देख रहे थे। विद्यार्थी इस बिंदु पर विशेष ध्यान दें, जब भी आप डायरेक्ट स्पीच के किसी वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें तो आपका पहला पड़ाव होना चाहिए डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब। इस वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सेड है, इसका अर्थ है डायरेक्ट स्पीच में दिए गए वाक्य के टेंस में बदलाव होगा। यू वर वॉचिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाएगा हैड बीन वॉचिंग। एक अन्य बात, सेड के बाद ऑब्जेक्ट टू हर ब्रदर है तो सेड बदल जाएगा टोल्ड में। इन नियमों के आलोक में हमारा आंसर बनता है ऑप्शन ए, रेनू टोल्ड हर ब्रदर दैट ही हैड बीन वॉचिंग द शो विदाउट हर। रेनू ने अपने भाई से कहा कि वो उसके बिना ही शो देख रहा था। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन बी गलत क्यों है, रेनू टोल्ड हर ब्रदर दैट ही हैज बीन, नहीं हैड बीन होना चाहिए। विद्यार्थी ध्यान दे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी। डायरेक्ट स्पीच का पास्ट कंटिन्यूअस बदल के होना चाहिए था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन नहीं हैड बीन होना चाहिए था। ऑप्शन सी, रेनू टोल्ड हर ब्रदर दैट ही हैड बीन, यहां पर नहीं दिया गया है, ऑप्शन गलत है। अंतिम ऑप्शन डी, रेनू टोल्ड हर ब्रदर दैट ही वर वॉचिंग, बिल्कुल नहीं, ही हैड बीन होना चाहिए था। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें पता लगाना है प्रश्न शब्द का विलोम शब्द या एंटोनिम। क्वेश्चन वर्ड या प्रश्न शब्द है कैकोफनी, जिसका अर्थ है कर्कश ध्वनि। कानों में चुभने वाले शोर को कहते हैं कैकोफनी या कर्कश ध्वनि हिंदी में। हमारा आंसर होगा सिम्फनी। इसका विलोम शब्द सिम्फनी का अर्थ है अ मेलोडियस म्यूजिकल कंपोजिशन या एक मधुर संगीत रचना। अन्य ऑप्शंस कभी इग्नोर ना करें, उन पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए मेलोडियस का अर्थ है मधुर या कर्णप्रिय, स्वीट या डलसिट, किंतु यह आंसर नहीं हो सकता, जिसका कारण है कैकोफनी एक नाउन है जबकि मेलोडियस एक एडजेक्टिव या विशेषण। यदि हमें मेलोडियस के स्थान पर मेलोडी दिया गया होता तो ये उत्तर हो सकता था, फिलहाल नहीं। ऑप्शन बी पॉलीफनी का हिंदी अनुवाद बनता है बहुस्वर रचना, एक ऐसा म्यूजिकल कॉम्पोजिशन जिसमें कई ट्यून्स एक साथ प्ले की जाए या गाई जाए। हिंदी में बहुस्वर रचना ऐसी कई ट्यून्स जिन्हें एक साथ बजाया या गाया जाए अंग्रेजी में कहलाएंगी पॉलीफनी। अंतिम ऑप्शन यूलजी का अर्थ है प्रशंसा कथन या प्रशंसा लेख। यदि आप किसी व्यक्ति के हक में प्रशंसा कथन लिखते हैं या फिर प्रशंसा लेख लिखते हैं या प्रशंसा कथन करते हैं या कोई प्रशंसा में स्पीच देते हैं तो ऐसा राइटअप, ऐसा लेख, ऐसा कथन, ऐसा वक्तव्य या ऐसी स्पीच कहलाएगी यूलजी। विद्यार्थी इस बिंदु पर विशेष ध्यान दें। सामान्यतः यूलजी उस व्यक्ति के विषय या हक में होती है जो अब नहीं रहा या जो अब दुनिया में नहीं है। तो यूलजी है प्रशंसा कथन, प्रशंसा लेख, प्रशंसा में कही गई स्पीच, सामान्यतः उस व्यक्ति के लिए जो अब दुनिया में नहीं है। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी सिम्फनी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 आपकी स्क्रीन पर। हमारा निर्देश है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। नीचे दिए गए वाक्य को 4 सेगमेंट्स या खंडों में बांटा गया है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर हो, अशुद्धि हो। नीदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर वॉज नोइंग हाउ टू आंसर द डिफिकल्ट क्वेश्चन। दिए गए सेंटेंस में एरर अनडाउटेडली, निसंदेह यहाँ है, वॉज नोइंग नहीं,
न्यू होना चाहिए था। विद्यार्थी इस बिंदु पर ध्यान दें, इसके पीछे का ग्रामेटिकल रीजन है स्टेटिव वर्ब्स में। स्टेटिव वर्ब्स जिनके उदाहरण हैं लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, नो, फील, बिलीव, सी, सीम, प्रेफर, अंडरस्टैंड, ये वर्ब्स किसी स्थिति या मानसिक क्रिया को बताती हैं और आमतौर पर कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं आती, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में, ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना पास्ट कंटिन्यूअस में। आप नहीं कहते शी इज़ हेटिंग यू या शी वॉज हेटिंग यू। प्रेजेंट में आप कहेंगे शी हेट्स यू, पास्ट में आप कहेंगे शी हेटेड यू। इसी तरह कोई नहीं कहता आई एम बिलीविंग इन गॉड, उसे कहना चाहिए आई बिलीव इन गॉड। यदि आप कहते हैं वी वर प्रेफरिंग टू स्टे एट होम ऑन संडेज, तो आपका वाक्य गलत है। आप कहिए वी वर प्रेफरिंग नहीं, वी प्रेफर टू स्टे एट होम ऑन संडेज। यदि मैं कहूँ आई एम नोइंग योर फैमिली, तो वाक्य गलत हुआ, होना चाहिए आई नो योर फैमिली। सो कंटिन्यूअस के स्थान पर सिंपल टेंस का प्रयोग करना चाहिए। नीदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर वॉज नोइंग नहीं, स्टेटिव वर्ब है, पास्ट कंटिन्यूअस के स्थान पर सिंपल पास्ट टेंस आना चाहिए था। वॉज नोइंग नहीं, न्यू हाउ टू आंसर द डिफिकल्ट क्वेश्चन, न तो स्टूडेंट को पता था न टीचर को पता था कि उस कठिन सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। जिस खंड में एरर है वो है ऑप्शन सी, वॉज नोइंग हाउ टू नहीं, न्यू हाउ टू होना चाहिए था। अन्य किसी सेगमेंट में कोई एरर नहीं, हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, एक बार फिर से रीअरेंजमेंट का एक प्रश्न है हमारे पास। विधि से आप वाकिफ हैं, पहले पढ़ें और फिर इन्हें सही क्रम में रीअरेंज करते पढ़ते हैं। मिडीवल पीपल अंडरटुक, मिडीवल का अर्थ है मध्ययुगीन, मध्यकालीन, रिलेटेड टू मिडिल एजेस। तो मध्ययुगीन समय हम मानते हैं आमतौर पे 11वीं से 14वीं शताब्दी के आसपास के समय को। मिडीवल पीपल, मध्ययुगीन जो लोग थे, अंडरटुक, आगे पढ़ते हैं, प्यूरिफाई देमसेल्व्स ऑफ सिन, सिन का अर्थ है पाप, प्यूरिफाई का अर्थ है शुद्ध करना, टू ट्रांसफॉर्म पिलग्रिमेजेस, पिलग्रिमेज का अर्थ है तीर्थ यात्रा, इंडिविजुअली, ट्रैवलिंग टू देमसेल्व्स थ्रू अ ट्रायल ऑफ फेथ। ट्रायल ऑफ फेथ एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, विद्यार्थी ध्यान दें। अपनी आस्था की परीक्षा, आप अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं तो वो है अ ट्रायल ऑफ फेथ। डिस्टेंट श्राइन्स, डिस्टेंट है दूरस्थ, श्राइन का अर्थ है कोई भी पवित्र स्थली, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कोई भी पवित्र स्थली। एज अ पेनेंस, पेनेंस का अर्थ है तपस्या या प्रायश्चित, टू। इतना पढ़ने पर हम समझ गए हैं इन चार खंडों को हमें मिडीवल पीपल अंडरटुक जो स्टार्ट है उसके उपरांत लिखना है। हमारे पास में शुरुआती खंड उपलब्ध है। हम जान चुके हैं कि ये मध्ययुगीन लोगों के बारे में है, वो तीर्थ यात्राएं आदि करते होंगे एक प्रायश्चित या फिर तपस्या के रूप में और अपनी आस्था की परीक्षा लेने के लिए। हमारे पास जो बेहतरीन लिंक है वो है QS और PR। सबसे पहले शुरुआत हमें मिली हुई है, शुरुआती खंड है मिडीवल पीपल अंडरटुक। व्हाट डिड दे अंडरटेक? दे अंडरटुक पिलग्रिमेजेस। अंडरटेक का अर्थ है किसी काम या अभियान को हाथ में लेना या काम को करना। जो मध्ययुगीन लोग थे वो तीर्थ यात्राएं करते थे। फर्स्ट के साथ क्यू, इंडिविजुअली, व्यक्तिशः रूप से, ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट श्राइन्स, वो व्यक्तिशः रूप से या इंडिविजुअली वो तीर्थ यात्राएं करते थे। कहाँ तक जाते थे? दूरस्थ श्राइन्स मीन्स दूर स्थित मंदिर आदि या अन्य कोई पवित्र स्थलियों तक जाते थे। ये क्या था? एक प्रकार का पेनेंस था। पेनेंस का अर्थ है कोई तपस्या या प्रायश्चित, टू और फिर आना चाहिए पी, पेनेंस टू प्यूरिफाई। आप तपस्या या प्रायश्चित क्यों करते हैं? शुद्ध करना चाहते हैं, प्यूरिफाई करना चाहते थे वो लोग खुद को, ऑफ सिन, पाप से खुद को मुक्त करना चाहते थे, पाप से विमुक्त होकर के पवित्र होना चाहते थे। टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स, अंतिम खंड पी के उपरांत सिर्फ आर हो सकता है। टू ट्रांसफॉर्म का अर्थ है बदलना, और बदल ले खुद को थ्रू के माध्यम से, या ट्रायल ऑफ फेथ, अपनी आस्था की परीक्षा लेकर। तो मध्ययुगीन लोग जो थे वो तीर्थ यात्राएं करते थे व्यक्तिशः रूप से। उसके दौरान वो यात्रा करते थे दूर स्थित धर्म स्थलियों तक। क्यों करते थे? ये एक प्रकार की तपस्या या प्रायश्चित था ताकि वो शुद्ध कर सकें, स्वयं को पाप से मुक्त कर सकें
और ट्रांसफॉर्म का अर्थ है बदल सके, पी के उपरांत अंतिम खंड आर होगा, ट्रांसफॉर्म देमसेल्स और खुद को बदल सकें थ्रू अ ट्रायल ऑफ फेथ, अपनी आस्था की परीक्षा के माध्यम से। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें क्यू के उपरांत एस हो, फिर पी और अंतिम खंड हो आर। हमारा आंसर सिर्फ ऑप्शन डी हो सकता है, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89 आपकी स्क्रीन पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, पढ़ते हैं। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, वो व्यक्ति जो दो भाषाएं बोल सकता हो, दो भाषाओं का जानकार हो, द्विभाषी हो, उसे कहते हैं बाइलिंगुअल। विद्यार्थी ध्यान दें, बाई का अर्थ है दो, जैसे बाइसिकल में बाई का अर्थ है दो और साइकिल का अर्थ है पहिया, तो बाइलिंगुअल का अर्थ हुआ द्विभाषी या द्विभाषी व्यक्ति। अन्य ऑप्शंस का भी इग्नोर ना करें, देखते हैं। ऑप्शन ए मल्टीलिंगुअल का अर्थ है बहुभाषी, ट्राइलिंगुअल का अर्थ है तीन भाषाओं से संबंधित या त्रिभाषी, मोनो का अर्थ होता है एक, सो मोनोलिंगुअल का अर्थ है एकल भाषी। यदि आप एक भाषा बोल सकते हैं या एक भाषा का ज्ञान रखते हैं तो आप हैं मोनोलिंगुअल। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 2, बाइलिंगुअल यानी द्विभाषी या दो भाषाओं से संबंधित या दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90 आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है। किसी एक पैसेज के खंडों को रैंडम या बेतरतीब क्रम में लिख दिया गया है, हमें इन्हें सही क्रम में रीअरेंज करना है, अनस्क्रैम्बल करना है। करने की विधि से आप वाकिफ हैं, पहले सभी खंडों को पढ़ें और फिर उन्हें सही क्रम में जमाएं। पढ़ते हैं। हनी एंड्स आर कॉमन इन डेजर्ट्स, डेजर्ट्स का अर्थ रेगिस्तान, एंड अदर एरिड क्लाइमेट्स, एरिड का अर्थ है शुष्क, क्लाइमेट है जलवायु अराउंड द वर्ल्ड। दे आर पार्ट ऑफ द वर्कर कास्ट ऑफ हनी एंड्स, कास्ट का अर्थ है वर्ग या जाति या श्रेणी, ये भाग है वर्कर कास्ट, जो वर्कर श्रेणी है उसका हनी एंड्स, इन्हें हनी पॉट एंड्स भी कहा जाता है। अदर कास्ट्स इंक्लूड सोल्जर्स हु प्रोटेक्ट द कॉलोनी, कॉलोनी का अर्थ आप जानते हैं, कॉलोनी अथवा चींटियों के केस में उनकी बाम्बी, जहां वो रहती हैं उनका स्थान। फ्रॉम प्रेडेटर्स, प्रेडेटर का अर्थ है शिकारी। एंड द क्वीन यूजुअली इज द मदर ऑफ ऑल अदर एंड्स इन द कॉलोनी, और जो क्वीन है वो सामान्यतः उस कॉलोनी की सभी एंड्स, चींटियों की माता होती है। ओनली सम हनी एंड्स बिकम लिविंग लार्डर्स, लार्डर का अर्थ है स्टोर या भंडार। विद्यार्थी ध्यान दें, ये जो पैसेज है ये है हनी पॉट एंड्स के बारे में या हनी एंड्स के बारे में। एक प्रकार की चींटियां हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग इनका तरीका है, जीवन शैली है, वो ये है कि जो श्रमिक एंड्स होती हैं वे भोजन इकट्ठा करती हैं अपने एब्डमन में, पेट में, और अन्य एंड्स या चींटियां उसी से पोषण पाती हैं। इसको पढ़ने के बाद जो हमारे पास में अच्छे लिंक मिलते हैं वो है PS और QR। हम जान चुके हैं हनी पॉट्स के जीवन जीने का या आपस में साथ रहने का, उनकी कॉलोनी की बनावट, उनकी कॉलोनी में कैसे वो जीवन जीते हैं उसके बारे में ये पैसेज है। सबसे पहले खंड P होगा, इंट्रोडक्टरी खंड है। हनी एंड्स या हनी पॉट एंड्स आर कॉमन इन डेजर्ट्स एंड अदर एरिड क्लाइमेट्स, एरिड है शुष्क, तो हनी एंड्स जो हैं वो बड़ी कॉमनली आसानी से पाई जाती हैं रेगिस्तानों में व अन्य शुष्क जलवायु में पूरी दुनिया में। इंट्रोडक्टरी P खंड के बाद S। ओनली सम हनी एंड्स बिकम लिविंग लार्डर, सिर्फ जो कुछ हनी एंड्स होती हैं वे जीवित स्टोर बनती हैं, कोई भंडार, भोजन आदि के भंडार को कहते हैं लार्डर, तो भोजन का भंडार या स्टोर। कुछ चींटियां जो हनी एंड्स हैं वे जीवित भंडार होती हैं। आप जान चुके हैं हनी एंड्स या हनी पॉट एंड्स जो होती हैं उनमें से कुछ सारा भोजन अपने एब्डमन या पेट में इकट्ठा करती हैं, जिससे अन्य जो उनकी साथी हनी एंड्स हैं वो पोषण पाती हैं। इंट्रोडक्टरी P खंड, उसके उपरांत S, उसके उपरांत होगा Q। दे आर पार्ट ऑफ द वर्कर कास्ट ऑफ हनी एंड्स। विद्यार्थी ध्यान दें, दे प्रोनाउन किसके लिए आया है? उन हनी एंड्स के लिए जो लिविंग लार्डर हैं, जीवित भंडार हैं। दे आर पार्ट ऑफ द वर्कर कास्ट ऑफ हनी एंड्स, वो हनी एंड्स के श्रमिक वर्ग या जाति का भाग है जो काम करती है। और अब अंतिम खंड सिर्फ R ही हो सकता है। अदर कास्ट्स इंक्लूड सोल्जर्स, वर्कर्स के अलावा हैं सोल्जर्स हु प्रोटेक्ट द कॉलोनी, जो बाम्बी की रक्षा करती हैं, कॉलोनी की रक्षा करती हैं, फ्रॉम प्रेडेटर्स, शिकारियों से। और जो क्वीन है
वो यूजुअली सभी एंड्स या चींटियों की उस बाम्बी में जितनी भी है उनकी माता होती है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो पी से शुरू हो, जिसके उपरांत एस और फिर क्यू आर हो। ऐसा सीक्वेंस है सिर्फ ऑप्शन सी में PSQR, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 में आपकी स्क्रीन पर निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें एक मुहावरा मिला है नीचे दिए गए वाक्य में, हमें इसका अर्थ बताना है। ही इज सिटिंग ऑन द फेंस। टू सिट ऑन द फेंस का अर्थ होता है एक तरफा फैसला ना लेना। यदि आप सिट ऑन द फेंस करते हैं तो आप निर्णायक फैसला नहीं लेते हैं, निर्णायक फैसला लेने से बचते हैं, गुरेज करते हैं। हमारा आंसर होगा ही कांट टेक अ डिसीजन या ही कांट मेक अ डिसीजन। वो फैसला नहीं कर सकता है। ही सिट्स ऑन द फेंस, वो एक तरफा निर्णायक फैसला नहीं कर पाता। अन्य ऑप्शन अवश्य देखिए। ही कांट स्टॉप ट्राइंग, बिल्कुल नहीं। ही कांट डू एनीथिंग सीरियसली, नहीं। ही कांट हाइड हिमसेल्फ, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर सिर्फ ऑप्शन डी होगा। ही कांट मेक और टेक अ डिसीजन, वो कोई फैसला नहीं ले सकता। ही कांट टेक अ डिसीजन। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 में आपकी स्क्रीन पर हमारा निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं। प्रश्न शब्द है जेपर्डी। जेपर्डी का अर्थ है जोखिम या खतरा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए सेफ्टी, सुरक्षा। जोखिम या खतरा, विलोम शब्द हुआ सेफ्टी, सुरक्षा। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। सिक्योर का अर्थ है सुरक्षित, ना कि सुरक्षा। पेरिल है जोखिम। यदि पर्यायवाची पूछा जाता, सिनोनिम पूछा जाता, तो निश्चित रूप से सी ही हमारा उत्तर होता, किंतु अभी नहीं। ऑप्शन डी पर भी ध्यान दें, रिस्क भी जोखिम है और ये भी पर्यायवाची हो सकता था, यानी सिनोनिम हो सकता था, किंतु हमारा निर्देश था एंटोनिम बताएं, विलोम शब्द बताएं। तो जेपर्डी है जोखिम या खतरा। हमारा आंसर होगा सेफ्टी, सुरक्षा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 में आपकी स्क्रीन पर अब निर्देश है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। हमें नीचे एक वाक्य मिला है जिसे 4 सेगमेंट्स या खंडों में बांटा गया है। जिस सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर होगी, व्याकरणीय अशुद्धि होगी, वही हमारा आंसर होगा। वाक्य को पढ़ते हैं। द मीटिंग वॉज हेल्ड अपॉन फॉर एन आवर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमिटी मेंबर्स। अनडाउटेडली एरर वाक्य में यहां है, हेल्ड अपॉन नहीं, हेल्ड अप होना चाहिए था। द मीटिंग वॉज हेल्ड अप फॉर एन आवर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमिटी मेंबर्स। विद्यार्थी इस बिंदु पर विशेष ध्यान दें। हेल्ड अप थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है फ्रेजल वर्ब होल्ड अप की, जिसका अर्थ है बाधित करना या रुकावट डालना। तो थर्ड फॉर्म होगी हेल्ड अप। द मीट, क्योंकि वॉइस पैसिव है, द मीटिंग वॉज हेल्ड अप। मीटिंग बाधित रही, रुकी रही, अटकी रही फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमिटी मेंबर्स। मीटिंग बाधित रही, वॉज के साथ हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, आप सीख चुके हैं, वॉइस पैसिव है। मीटिंग बाधित रही 1 घंटे तक क्योंकि कमिटी के सदस्य उपलब्ध नहीं थे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। द मीटिंग वॉज हेल्ड अपॉन नहीं, हेल्ड अप होना चाहिए था। अन्य किसी सेगमेंट में कोई एरर नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94 में आपकी स्क्रीन पर निर्देश है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें एक पैसिव वॉइस का वाक्य मिला है और हमारा निर्देश है हम इसे एक्टिव वॉइस में बदलें। पढ़ते हैं। बिफोर शी केम ऑल द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी। विद्यार्थी हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप किसी वाक्य का वॉइस बदलें, सबसे पहले दिए गए वाक्य का टेंस पहचानें। ऑल द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी, इस क्लॉज का टेंस है पास्ट परफेक्ट और वॉइस है पैसिव। पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में है ये क्लॉज। यहां डूअर मी है तो नया सब्जेक्ट इस क्लॉज के लिए होगा आई। हमारा ऑप्शन वही आंसर होगा जिसमें आई हैड कंप्लीटेड हो, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ हैड और फिर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ डूअर मी है तो नया सब्जेक्ट होगा आई। आई हैड कंप्लीटेड कितने ऑप्शंस में है? मात्र ऑप्शन बी में। आई हैड कंप्लीटेड ऑल द वर्क बिफोर शी केम। वो आई, उससे पहले मैंने सारा काम
समाप्त कर दिया था, निपटा दिया था, पूर्ण कर दिया था, फिनिश कर दिया था। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। आई विल कंप्लीट बिल्कुल नहीं, हमें पास्ट परफेक्ट टेंस चाहिए था। आई कंप्लीटेड भी नहीं, ये तो सिंपल पास्ट टेंस है। और आई कंप्लीट भी नहीं। निसंदेह हमारा आंसर सिर्फ ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95, एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। पढ़ते हैं, टू रिफ्रेन फ्रॉम इंसिस्टिंग ऑन और यूजिंग अ राइट और क्लेम। रिफ्रेन का अर्थ है एब्सटेन, जिसका अर्थ है किसी कार्य को न करना या करने से दूर रहना या विरत रहना। टू रिफ्रेन फ्रॉम इंसिस्टिंग ऑन, इंसिस्ट का अर्थ है किसी चीज की मांग करना या उसके लिए आग्रह करना या जिद करना या बार बार कहना कि ये काम कर लीजिए, तो आग्रह करना, मांग करना आदि। टू रिफ्रेन फ्रॉम इंसिस्टिंग ऑन और यूजिंग अ राइट और क्लेम। आप अगर अपने किसी अधिकार या दावे की मांग करने से बचें, दावे या अधिकार की मांग न करें, तो आप क्या कर रहे हैं? हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वेव। वेव का अर्थ है अपने अधिकार या दावे को छोड़ देना, उसकी मांग न करना। इसके लिए एक सिनोनिम हो सकता है रेलिंक्विश। उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड हैं, वहाँ पढ़ते हैं, और आपकी बची हुई फीस को यदि कोचिंग इंस्टीट्यूट वेव कर दे, तो आपको बाकी की फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने अधिकार को छोड़ दिया है, त्याग दिया है, वेव कर दिया है। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। कॉन्फिस्केट का अर्थ है जब्त करना, सीज या फिर इम्पाउंड। हिंदी में जब्त करना। तीसरा ऑप्शन सरेंडर, आप जानते हैं, आत्मसमर्पण करना या समर्पण करना। और अंतिम ऑप्शन को साइन का अर्थ है किसी के साथ जॉइंटली किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना। यदि ए तथा बी किसी दस्तावेज पर दोनों हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो दोनों उस दस्तावेज को को साइन कर रहे हैं। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए वेव ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए अंतिम 5 प्रश्न, एक क्लोज टेस्ट है। आप जानते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का एक सेट या समुच्चय, जिसे हल करने की विधि से आप परिचित हैं। दिए गए पैसेज को पढ़ें, पहली बार में हल करने की कोशिश ना करें। यदि समय कम हो तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके बाद हल करें, और हमेशा ब्लैंक के आगे तक पढ़ें। पढ़ते हैं, एज राइटर्स वी लिव लाइफ ट्वाइस। लेखकों के रूप में हम जीवन 2 बार जीते हैं। लाइक डैश काउ दैट ईट्स इट्स फूड वंस एंड देन रीगर्जिटेट्स इट टू च्यू। रीगर्जिटेट का अर्थ है जुगाली करना। विद्यार्थी इस बात से वाकिफ होंगे कि गाय और भैंस जैसे पशु अपने चबाए हुए चारे को एक बार निगलते हैं और फिर उस पार्शियली डाइजेस्टेड या अर्धपचित चारे को फिर से एक बार पेट से मुंह में लाते हैं और एक बार फिर चबाते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं जुगाली करना, इंग्लिश में टू च्यू द कड या टू रीगर्जिटेट। ये उनके पाचन की प्रक्रिया का एक भाग है। And digest dash again, we have a second chance dash biting into our experience and examining it. This is our life and it's not going to last forever. लास्ट का अर्थ यहाँ पर अंतिम नहीं है बल्कि चलना है। फॉर एवर है सदा के लिए, नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर का अर्थ है जो सदा नहीं चलेगा। There isn't time to talk about someday writing that short story or poem or novel. इतना पढ़ने पर हमें खासा अच्छा अनुमान हो चला है कि लेखक कह रहा है कि लेखक का जीवन 2 चरणों में होता है। पहला जीवन और फिर उसके उपरांत वह जब अपने अनुभवों का परीक्षण करता है, वो दूसरा जीवन। अब हल करते हैं। एज राइटर्स वी लिव लाइफ ट्वाइस, हम जिंदगी को 2 बार जीते हैं लेखकों के रूप में। लाइक डैश काउ, लाइक अ काउ, जैसे कोई गाय है, दैट ईट्स इट्स फूड वंस, जो एक बार अपना भोजन खाती है, देन रीगर्जिटेट्स इट, और फिर उसे जुगाली के माध्यम से फिर रीगर्जिटेट करती है, जुगाली करती है, टू च्यू एंड डाइजेस्ट। अन्य ऑप्शंस अवश्य देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। एनी काउ नहीं होगा, हमें चाहिए इंडेफिनिट आर्टिकल अ, कोई भी गाय। सम नहीं, एस जिसका अर्थ है चूंकि या क्योंकि, वो भी नहीं। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से, लाइक अ काउ दैट ईट्स इट्स फूड वंस, जैसे कि कोई गाय जो अपना भोजन एक बार खाती है, देन रीगर्जिटेट्स इट, और फिर उसकी जुगाली करती है, टू च्यू एंड डाइजेस्ट डैश अगेन, च्यू एंड डाइजेस्ट इट अगेन।
इट यहाँ प्रोनाउन है फूड के लिए, और फिर उस खाने की जुगाली करती है उसका पाचन करने के लिए, उसे डाइजेस्ट करने के लिए। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। अवे का अर्थ है दूर, आप जानते हैं, मोर है अधिक, और फ्यू का अर्थ है बहुत कम या ना के बराबर। विद्यार्थी ध्यान दें, अ फ्यू का अर्थ होता है कुछ, जबकि सिर्फ फ्यू का अर्थ होता है ना के बराबर या बहुत कम। सो फ्यू है बहुत कम या ना के बराबर, जबकि अ फ्यू का अर्थ है कुछ। हमारा आंसर यहाँ इट ही होगा। रिगर्जिटेट्स इट टू च्यू एंड डाइजेस्ट इट अगेन, फिर से जुगाली करती है और एक बार फिर उसका पाचन करती है। वी हैव अ सेकेंड चांस डैश बाइटिंग इनटू आवर एक्सपीरियंस, वी हैव अ सेकेंड चांस एट बाइटिंग इनटू आवर एक्सपीरियंस एंड एग्जामिनिंग इट। बाइट इनटू का अर्थ है किसी चीज के सरफेस या सतह को कुरेदना या खोदना। हमें एक बार और मौका मिलता है कि हम अपने अनुभव में जाएं, उस सरफेस को कुरेदें, खोदें और उसका परीक्षण करें। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। नॉट का अर्थ आप जानते हैं नहीं। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में या समीप, नेक्स्ट टू, समीप या बगल में, जबकि अबाउट का अर्थ आप जानते हैं लगभग। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही होगा, सेकेंड चांस एट बाइटिंग इनटू आवर एक्सपीरियंस एंड एग्जामिनिंग इट, दिस इज आवर लाइफ, यह हमारा जीवन है, एंड इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, और यह हमेशा नहीं चलेगा। देयर इजंट टाइम टू टॉक अबाउट समडे राइटिंग दैट शॉर्ट स्टोरी, इतना वक्त नहीं है कि हम किसी दिन एक छोटी कहानी लिखें और पोएम, कविता लिखें या नॉवल, उपन्यास लिखें कि पीछे मुड़कर हम अपने जीवन को देख रहे हैं और एक दिन हम एक कहानी, उपन्यास आदि लिख रहे हैं। इतना समय नहीं है। स्लो डाउन नाउ, अभी अपनी रफ्तार धीमी कर लीजिए, मंद पड़ जाइए। टच वॉट इज डैश यू, टच वॉट इज अराउंड यू, अपनी रफ्तार कम कर लीजिए और छूइए उस चीज को जो आपके आसपास है। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। नीदर का अर्थ है दो में से कोई नहीं। बिसाइड्स का अर्थ है के अतिरिक्त या के अलावा, जबकि अबव का अर्थ है अधिक या ऊपर, जैसी भी स्थिति हो। हमारा आंसर होगा अराउंड। स्लो डाउन, आप धीमे हो जाइए, और टच, छूइए व्हाट इज अराउंड, जो आपके आसपास है। नीदर दो में से कोई नहीं। अबव है ऊपर, वो भी नहीं, और बिसाइड्स का अर्थ है के अतिरिक्त। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। छूइए उस चीज को जो आपके आसपास है। एंड आउट ऑफ केयर, केयर का अर्थ है परवाह या चिंता, एंड कंपैशन का अर्थ है करुणा। और छूइए अपने आसपास की चीज को आउट ऑफ केयर, किस भावना के चलते, परवाह या चिंता या करुणा की भावना के। फॉर डैश मोमेंट एंड डिटेल, फॉर ईच मोमेंट, हर पल के लिए आपके मन में करुणा, परवाह, चिंता होनी चाहिए। फॉर ईच मोमेंट, मोमेंट का अर्थ है पल या क्षण, एंड डिटेल, हर बारीकी के लिए। पुट पेन टू पेपर एंड बिगिन टू राइट, और उसके बाद ही आप क्या करें, आप पुट पेन टू पेपर का अर्थ है ये पेपर है, ये पेन है, अर्थ है लिखना, और फिर आप लिखें एंड बिगिन टू राइट, और फिर लिखना शुरू करें। कलम को कागज पे लाने का अर्थ है लिखने से। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। बोथ का अर्थ है दोनों। फ्यू आप जानते हैं। लिटिल का अर्थ है ना के बराबर या बहुत अल्प। विद्यार्थी इस बिंदु पर ध्यान दें। अ लिटिल का अर्थ है थोड़ा, जबकि लिटिल का अर्थ है अति अल्प या ना के बराबर। हमारा उत्तर ऑप्शन ए ही रहेगा। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 86 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। एनालिसिस में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें। एनालिसिस में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।